नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना, एडिशनल चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट टी.एस. मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर आपके समक्ष आया हूं जिसको लेकर आम जनमानस में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और इस टॉपिक के महत्व का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि अगर किसी रोगी को डॉक्टर एडवाइस करते हैं जो चीज़ पे मैं बात करने जा रहा हूं, तो पेशेंट कभी कभी काफ़ी हॉस्टाइल फील करते हैं कि आप मुझको ऐसा कैसे एडवाइस कर सकते हैं, या वो आपकी एडवाइस नहीं मानते और ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। और ये टॉपिक जुड़ा हुआ है इन्हेलर से। इन्हेलर आप लोगों ने देखा होगा, जो हम लोग यूँ एस्थमा वगैरह के केसेस में यूज़ करते हैं। अब दो बीमारियों के बारे में मैं बात करूंगा, एक ब्रोंकियल एस्थमा और एक सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ब्रोंकियल एस्थमा, जिसको आमतौर पे अस्थमा कहा जाता है, और कहते हैं कि दमे की बीमारी दम के साथ ही जाती है। तो सीओपीडी जिनको हो जाता है, उनमें अक्सर ऐसा होता है जीवन के अंतिम समय तक सीओपीडी रहती है। ब्रोंकियल एस्थमा ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बहरहाल ये दोनों ही आज के टॉपिक के डिस्कशन का सब्जेक्ट नहीं है। आज हमारा सब्जेक्ट है कि इन्हेलर का प्रयोग कितना उचित है और कितना हानिकारक है। तो साथियों, इन दोनों बीमारियों में एक कॉमन चीज़ होती है। आपको पता है, ट्रेकिया हमारी सांस की नली होती है। इससे दो नलियां ब्रोंकस दोनों फेफड़ों में जाती हैं, जो आगे और सारी ब्रांचेस में बढ़ती हुई लंग्स के छोटे छोटे गुब्बारों को सप्लाई करती हैं, जिनको एल्वियोलाई कहते हैं। और वहीं पर ऑक्सीजन हमारे रक्त में जाती है और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आकर फिर सांस के द्वारा बाहर निकल जाती है। इन दोनों बीमारियों में, चाहे एस्थमा हो चाहे सीओपीडी हो, सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं। क्या कारण है, ये भी आज के टॉपिक का विषय नहीं है। तो जो दवाएं हम इनमें देते हैं, उन दवाओं में दो मुख्य रूप से दवाएं होती हैं। एक दवाएं तो वो जो इन सिकुड़ी हुई सांस की नलियों को फैलाने का काम करती हैं। क्योंकि सांस की नलियों को हम ब्रोंकस, ब्रोंकियोल कहते हैं, तो ऐसी दवाओं को हम लोग ब्रोंकोडायलेटर के नाम से जानते हैं। और ये सिकुड़न क्यों होती है, चाहे एस्थमा हो चाहे सीओपीडी हो, इन दोनों ही केसेस में अक्सर इनकी जो दीवार होती है, सांस की नली की दीवार, उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। और उस सूजन को कम करने के लिए जो दूसरी दवा दी जाती है, उनको हम लोग स्टेरॉइड कहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो दो किस्म की दवाएं हो गई, एक जो सांस की नली को फैला देती हैं, ब्रोंकोडायलेटर, एक जो सांस की नली की सूजन को कम कर देती हैं, जिनको हम लोग स्टेरॉइड कहते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि इन्हेलर का प्रयोग इनमें कितना वाजिब है। तो साथियों, इन दवाओं को देने का तरीके अलग अलग हैं। इन दवाओं को हम टेबलेट के फॉर्म में ले सकते हैं, सिरप के फॉर्म में ले सकते हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म में ली जा सकती हैं। दोनों प्रकार की दवाइयों में कई दवाइयाँ आती हैं, लेकिन मुख्यतः मोटे तौर पे यही दो होती हैं। अगर हम सिरप से लेते हैं, टेबलेट से लेते हैं या इंजेक्शन से लेते हैं, तो वो दवाएं हमारे रक्त में घुलकर पूरे शरीर में जाती हैं। तो जहाँ पर इनका इफ़ेक्ट हमको चाहिए, इफ़ेक्ट कहाँ चाहिए, सांस की नलियों में, कि सांस की नलियाँ फूल जाएं और सांस की नलियों में सूजन कम हो जाए, वहाँ तो इनका इफ़ेक्ट होता ही होता है। शरीर के तमाम अंगों पर भी प्रभाव ये डालती हैं। जहाँ पर इनकी आवश्यकता नहीं होती, तो उसको हम लोग साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। तो कहने का मतलब, दवाएं वही दो हो गई, एक ब्रोंकोडायलेटर जो सांस की नलियों को फैला देती हैं, एक स्टेरॉइड जो सांस की नलियों को सूजन कम करती हैं। अगर इनको हम लोग टेबलेट, सिरप, इंजेक्शन के फॉर्म में देंगे तो फ़ायदा तो होगा, सांस की नलियाँ फूलेंगी या उनमें सूजन कम होगी, लेकिन साइड इफ़ेक्ट भी होंगे, क्योंकि वो शरीर के उन अंगों पर प्रभाव डालेंगी जहाँ पर उनके प्रभाव की ज़रूरत नहीं है, तो वो कुप्रभाव हो जाएंगे, साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे। इसी चीज़ को तोड़ने के लिए मेडिकल साइंस ने दशकों पहले एक डिवाइस ईजाद करी, एक डिवाइस को इन्वेंट किया। और उन डिवाइस में हम क्या करते हैं, या तो दवा का एरोसॉल जैसे गैस भरी होती है सिलेंडर में, या सूखे पाउडर के सहायता से एक मशीन से लेते हैं मुंह के रास्ते, और वो दवाएं केवल सांस की नली तक ही जाती हैं। तो हमको सिर्फ दवा का फायदे वाला असर होता है, यानी सांस की नलियां फैल जाती हैं और सूजन कम हो जाती है अगर हम स्टेरॉइड का प्रयोग कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गया कि चाहे हम गोली से लें, चाहे इंजेक्शन से लें, चाहे सिरप से लें, और चाहे इन्हेलर या रोटाहेलर या नेबुलाइजर से लें, दवाएं सेम हैं, दवाएं वही हैं, दवाओं में कोई फ़र्क नहीं है।
तो पहली बात तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि इन्हेलर, रोटाहेलर या नेबुलाइज़र की हमको आदत पड़ सकती है, हमारे रोगी को इसकी आदत पड़ सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वही दवाएं आप सिरप के फॉर्म में ले रहे थे दशकों पहले, वही दवाएं आप टेबलेट के फॉर्म में ले रहे थे, और वही दवाएं अगर भर्ती मरीजों में नेबुलाइज़र की मदद से दी जा रही थी। जो दवाएं एक ही हैं, तो निश्चित रूप से इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता कि वो इन्हेलर के फॉर्म में लेंगे तो हमको ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा या उनके हमको इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे। लेकिन एक सामाजिक रूप से इसको अपने देश में पता नहीं क्यों एक स्टिग्मा, एक टैबू के तौर पे लिया जाता है कि अरे फलाने का लड़का या फलाने की लड़की तो इन्हेलर का इस्तेमाल कर रही है। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि इन्हेलर टेबलेट, सिरप और इंजेक्शन के तुलना में बहुत सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि इनका असर केवल वहीं पर होता है जहाँ चाहिए होता है। अब इनमें अपने कंट्री में कई किस्म की डिवाइसेस हैं जो इस तरीके से सांस के रास्ते फेफड़े तक दवा को पहुंचाती हैं और शरीर के अन्य भागों में उन दवाओं का असर नहीं होता। 3 चीज़ें मुख्य रूप से हैं। ये एक कॉमन है, इसको हम लोग मीटर डोज इन्हेलर कहते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर एरोसॉल भरा होता है। जैसे गैस के सिलेंडर में गैस भरी होती है, ऑक्सीजन के सिलेंडर में ऑक्सीजन भरी होती है, और इसमें हमको इस तरीके से ये डिवाइस मिलती है। एक प्रोपेलेंट लगा होता है। प्रोपेलेंट का मतलब जो चीज़ों को आगे धकेले। तो हम क्या करते हैं, जब भी इसको इन्हेलर को यूज़ करना होता है, इसको ऐसे लिप में सील करके दबाते हैं, और जैसे ही इसका एरोसॉल निकलता है हम लोग सांस को गहरे अंदर खींचते हैं, तो इसको हम लोग इन्हेलर कहते हैं। दूसरी जो डिवाइस है उसको हम लोग रोटाहेलर कहते हैं। रोटाहेलर में ड्राई पाउडर इन्हेलर्स होते हैं। यहाँ पर आपको बताया था एरोसॉल होते हैं जो कि लिक्विड और गैस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इसमें ड्राई पाउडर इन्हेलर्स होते हैं। एक टेबलेट जैसी होती है जो फंस जाती है, फिर जब इसको घुमाते हैं तो वो टेबलेट का पाउडर टूट कर यहाँ पर आ जाता है, और फिर वैसे ही इसको लिप में रख के हम तेज़ी से अंदर सुड़कते हैं और दवा हमारे अंदर चली जाती है। एक इसी किस्म का ड्राई पाउडर इन्हेलर ये दूसरे किस्म का होता है। यहाँ पर दवा को फंसाया जाता है और फंसाने के बाद फिर इसको हम लोग इन्हेल करने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब, चाहे मीटर डोज इन्हेलर हो चाहे रोटाहेलर हो, मीटर डोज इन्हेलर में एरोसॉल का प्रयोग होता है, रोटाहेलर में इस किस्म का, और जो दूसरे किस्म का आपको मैंने दिखाया अभी, इसमें ड्राई पाउडर का प्रयोग होता है। इन दोनों ही केसेस में हम लोगों की जो दवा होती है वो फेफड़े तक ही जाती है, चाहे स्टेरॉयड हो चाहे ब्रोंकोडायलेटर हो। अब कौन सी दवा कब लेनी है इसका ध्यान आपके डॉक्टर साहब रखते हैं, तो उनके प्रिस्क्रिप्शन से ही आप लेंगे। लेकिन जब कभी भी कोई भी डॉक्टर आपको बताए कि आपको इन्हेलर लेना है या रोटाहेलर लेना है, तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। याद रखिए, ये इसलिए बता रहे हैं कि केवल दवा फेफड़ों पे ही असर दिखाए, साइड इफ़ेक्ट्स कम हों। कुछ लेने के इनके तरीके होते हैं। जैसे अगर आप इन्हेलर ले रहे हैं तो इन्हेलर में सबसे पहले गहरी सांस भर के सांस को बाहर निकाल दीजिए, लिप सील करिए, सर को थोड़ा सा पीछे करिए और फिर इसको दबाइए। और जैसे ही इसको आप दबाएंगे तो इन्हेलर आपके मुंह के अंदर आएगा, मिस्ट आएगी, जो एरोसॉल आएगा उसको आप तेज़ी से अंदर सूंघ लीजिए। फिर उसके बाद 5 से 10 सेकंड सांस रोकिए, फिर धीरे 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 सांस को बाहर निकाल दीजिए। यही प्रक्रिया आपको इसमें भी करनी है। आप बस इसमें आपको पहले से रेडीमेड नहीं मिलता, इसमें आपको एक फसाना होता है, रोटा कैप कहते हैं उसको। यूँ घुमाया, रोटा कैप का पाउडर आया, इसकी लिप सील बनाई, मुंह पीछे किया, वैसे ही पहले की तरीके से सांस बाहर निकाली, तेज़ी से अंदर सुड़का और फिर मुंह को बंद रखा 5 से 10 सेकंड और धीमे धीमे सांस छोड़ दी। तो ये दोनों ही हैं। अब आप कहेंगे इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा उपयुक्त होता है, तो इस वाले में क्या प्रॉब्लम होती है बच्चों में, वयस्कों में, कि जब हम इसको पुश करते हैं, जब एरोसॉल निकलता है और उसी वक्त अगर हम इसको सुड़कते हैं, तो कभी कभी एरोसॉल पहले निकल आता है, सांस हम बाद में खींचते हैं, या एरोसॉल बाद में निकला, सांस हमने पहले खींच ली, तो पूरा डोज अक्सर नहीं जा पाता। तो इसके लिए इसके साथ एक बलून जैसा जुड़ जाता है और हम उस बैलून से इसको कनेक्ट करके बैलून को मुंह में रखते हैं, नोजल को, और फिर इसको दबाते हैं। तो इसका जितना भी एरोसॉल है बैलून के अंदर आ जाता है, और फिर जब हम इसको अंदर लेते हैं तो 3-4 बार में बैलून के अंदर से दवा आ जाती है। और
दूसरा जो होता है, इसमें चूंकि पाउडर है तो आप एक बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, जब तक पाउडर खत्म नहीं हो जाता तब तक आप इसको ले सकते हैं। दूसरा फर्क ये भी है कि इन दोनों में ये महंगा होता है थोड़ा सा, ये सस्ता होता है। ये डिस्पोजेबल है, 100 या 200 डोज हैं। अगर मान लीजिए दिन में आपको 4 डोज लेने हैं, 25 दिन चलेगा, फिर यूज़ एंड थ्रो। ये एक मशीन की तरीके से है, आपने एक दफ़े ले ली, अगर आप तोड़ नहीं रहे हैं, अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, लंबे समय चलती है, बस आपको इसकी गोलियां यानी रोटा कैप लेनी होती है। लेकिन ये दोनों हम तभी प्रयोग में ला पाते हैं जब मरीज अपनी ब्रीदिंग की कैपेसिटी रखता हो। मान लीजिए सांस इतनी ज़्यादा फूल रही है कि मरीज सांस ले ही नहीं पा रहे हैं, तो इसको अगर हम दबाएंगे भी तो सांस अंदर नहीं खींच पाएंगे, और इसमें अगर हम दवा को तोड़कर पाउडर डाल भी देंगे तो मरीज सांस अंदर नहीं खींच पाएगा। तो ऐसे केसेस में, क्रॉनिक केसेस में ये मशीन आती है जिसको हम लोग नेबुलाइज़र कहते हैं। इलेक्ट्रिक से या बैटरी से चलने वाली ये मशीन होती है, और इसके यहाँ पर इसको फंसाते हैं और एक दवा होती है जो इसमें डाल दी जाती है, यही या तो ब्रोंकोडायलेटर या फिर स्टेरॉइड, और उसके बाद मास्क को मुंह पे रख लेते हैं। इसके अंदर भी एक मोटर लगा होता है, वो मोटर एरोसॉल जनरेट करता है, मास्क लगा रहता है, और मरीज जो धीमे धीमे सांस ले पा रहा है वो लगातार उसके सांस के साथ अंदर जाती रहती है। तो ये गंभीर भर्ती रोगियों में जो कि इन्हेलर और रोटाहेलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा भी अब कई किस्म की डिवाइसेस आ गई हैं, लेकिन मैंने कॉन्सेंट्रेट किया है सबसे कॉमन 3 डिवाइसेस पर। एक बताया आपको मीटर डोज इन्हेलर मैंने, और एक आपको बताया मैंने ये ड्राई पाउडर इन्हेलर, और एक आपको बताया नेबुलाइज़र। इन दोनों के बीच में मैंने आपको फ़र्क भी बताया। मैं अपने रोगियों में इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। एक तो ये सस्ता होता है, दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ अगर सांस लेने का तारतम्य नहीं बैठा तो दवा पूरा असर नहीं करती। तीसरी चीज़ ये भी है कि इसमें 3-4 बार में आप सुलग सकते हैं। और चौथा चीज़ इसके साथ एक और होती है, अगर रोगी की ब्रीदिंग कैपेसिटी अच्छी है तो इसमें तो प्रोपेलेंट मोटर लगा है, आपने दबाया, एरोसॉल अपने आप अंदर चला गया, आपने सांस ले ली। इसमें आप जब सांस को तेज़ी से लेते हैं तो थोड़ा सा ब्रीदिंग का आपकी कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो साथियों, आज के इस वीडियो का मैसेज मैं फिर से दोहराता हूँ कि अगर किसी भी पेशेंट को ब्रोंकियल एस्थमा है या COPD जिसको दमा कहते हैं, ये बीमारी है, और आपके डॉक्टर आपको दवा बताते हैं, दवा देखिए वही 2 हैं। एक तो बताया फेफड़ों को, नलियों को फैलाने वाली ब्रोंकोडायलेटर, और दूसरा आप लोगों को बताया मैंने फेफड़ों की नलियों में सूजन कम करने वाली, जिसको हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं। दवाएँ वही 2 हैं। टेबलेट से, सिरप से, इंजेक्शन से लेंगे तो इफ़ेक्ट होगा, खूब सारे साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। लेकिन अगर आप इन्हेलर या इससे रोटाहेलर से या नेबुलाइज़र से ले रहे हैं तो इफ़ेक्ट तो होंगे, साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। तो कृपया इसको कतई भी इस रूप में ना लें कि इनकी आदत पड़ जाती है या ये ज़्यादा हानिकारक होते हैं, बल्कि ये हमारे लिए बहुत लाभप्रद, ईजी टू यूज़ होते हैं और तुरंत प्रभाव दिखाते हैं। एक और फ़ायदा इनका ये होता है, अगर हम टेबलेट लेते हैं, सिरप लेते हैं तो प्रभाव दिखाने में कम से कम आधे से 1 घंटा लगता है। इनका प्रभाव 2 से 3 या 5 मिनट के अंदर आ जाता है। तो साथियों, ये एक महत्वपूर्ण भ्रांति है लोगों के अंदर। मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे लोगों के मन से ये भ्रांति हटे और वह एस्थमा या COPD दमा नामक बीमारी से बेहतर तरीके से निपट सकें। आप सभी की अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।